Assalamualaikum and welcome to a video lecture series for class 10 मैथमेटिक्स। और आज इस वीडियो से स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास जो है वो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में लग जाते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे किसी स्टूडेंट से कहता हूँ कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन होती है, तो आई होप यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे पहचानते होंगे। ठीक है, उन्हें इस बात का आंसर पता होगा, है ना। एग्जैक्टली हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं वो कुछ इस तरह की लिखी जाती हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेर a मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, है ना। ये जो a हमारे पास आ रहा है ना एज अ कोएफिशिएंट ऑफ x², ये हमारे पास 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो x² ही हट जाएगा भाई। तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो हो सकता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो या फिर वो एक कांस्टेंट हो। सही है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से भी दी जा सकती है, या फिर हमें इस तरह भी दी जा सकती है ax² प्लस c इज इक्वल्स टू 0, या फिर हमारे पास ax² प्लस bx इज इक्वल्स टू 0। ये तीनों बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास b मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि ax² प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो इट इम्प्लाइज दैट b मस्ट बी 0, है ना। b जो होगा वो 0 के बराबर होगा। सिमिलरली इस इक्वेशन पे आए ax² प्लस bx इक्वल्स टू 0, तो इट इम्प्लाइज कि हमारा जो कांस्टेंट है वो 0 के बराबर है। बात समझ आ रही है यहाँ तक, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे पास ग्रेड 9 के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं। और ये जो इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के अगर हम रूट्स की बात करें, रूट्स का मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके आंसर्स की बात करें, वेरिएबल x के जो आंसर आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ते थे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता था x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4 टाइम्स ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हुआ करता था, जिससे हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या फिर इसको आप सॉल्यूशन भी कह सकते हो, वो हमें फाइंड आउट होते थे, है ना। 2 वैल्यूज़ यहाँ पे आती थी हमेशा, क्योंकि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब इसकी जो डिग्री है स्टूडेंट्स वो 2 है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है भाई, हमारे पास 2 होती है। तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस भी आएंगे, जो रूट्स आएंगे, वो कितने होंगे, वो भी हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। सही है भाई, 2 रूट्स होंगे। अब ज़रा हम रूट्स की नेचर की बात करते हैं। देखिए, ये बिल्कुल स्टार्ट की वीडियो है ना। अभी हमने चैप्टर को स्टार्ट लिया है और इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की थ्योरी। इसकी थ्योरी को हमें क्या करना है, बिल्कुल एनालाइज करके चलना है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम बिल्कुल छान देंगे यहाँ पे भाई, इसको एनालाइज करेंगे, क्या क्या सीक्रेट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में छुपे हुए हैं, उन सबको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हुए जाएंगे। सही है, तो पहली जो इन्वेस्टिगेशन हमारे पास आ रही है वो बात आ रही है नेचर ऑफ रूट्स की। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे रूट्स आ रहे हैं उनकी नेचर क्या होने वाली है। नेचर का मतलब हम इस तरीके सेंस में ले सकते हैं कि भाई आइदर द रूट्स आर रियल और द रूट्स आर इमेजिनरी विच इज़ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हमारे जो रूट्स होंगे या तो वो रियल होंगे या फिर वो क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, है ना। तो आपने जब क्लास 9 की मैथमेटिक्स के अंदर इस चैप्टर को डील किया था, तो वहाँ पे आपको याद भी होगा कि भाई जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, हमें अच्छे खासे क्वेश्चंस वहाँ पे दिए हुए थे, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हमारे पास आ रहे थे उसमें आप सॉल्यूशन सेट बनाते थे बिल्कुल एंड के अंदर, है ना। इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन सेट बनता था। उस सॉल्यूशन सेट के अंदर हो सकता है किसी के पास 2,3 लिखा हुआ हो, है ना। किसी क्वेश्चन के आंसर में इस तरीके से भी आ सकता था। तो ये जो हमारे पास 2,3 आ रहे हैं,
ये कैसे रूट्स हैं सर? ये रियल रूट्स हैं, ये बिलोंग करेंगे किससे? रियल नंबर से, सही है। लेकिन हमारे पास बाज़-औक़ात इस तरीके के रूट्स भी आते थे कि भाई हमारे पास लिखा हुआ होता था 2 आयोटा, 3 आयोटा, सही है, आयोटा मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर रूट्स आ रहे हैं, बेसिकली ये 3 आयोटा तो नहीं होगा, ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर लूँगा ना, कोई भी आके भाई यहाँ पे मिस्टेक बता देगा कि सर ये 3 आयोटा कैसे आ गया था, सही है। तो ये हमारे पास माइनस का 2 आयोटा होगा बेसिकली, सही है। इसकी वजह मैं आगे चल के बताऊँगा कि यहाँ पे माइनस का 2 आयोटा कैसे हो रहा है, अगर किसी को नहीं पता है तो। बेसिकली ये बिलोंग कर रहे थे हमारे पास किससे? कॉम्प्लेक्स नंबर से, सही है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टूडेंट्स हमारे पास बिलोंग करते थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिखा है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्यों लिखा है? क्योंकि जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं तो याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स रूट कभी भी अकेला नहीं आता है ना, वो अपने साथ अपना कॉन्जुगेट लेकर आता है। तो यहाँ पे अगर 2 आयोटा हमारे पास एक रूट आया है तो लाजिम है कि अगला जो रूट होगा वो इसी 2 आयोटा का क्या होगा? कॉन्जुगेट होगा, सही है। इसीलिए मैंने 3 आयोटा को यहाँ से हटा दिया, क्योंकि हो सकता है किसी ने किसी अच्छे टीचर से पढ़ा हो तो उसे ये बात मालूम हो, है ना, और वो यहाँ पे आके मेरी गलती निकाल दे कि भाई सर आप यहाँ पे जो है 3 आयोटा लिख रहे 2 आयोटा के साथ, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता भाई, हमारे पास हमेशा अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है तो दूसरा रूट क्या होगा? उसी का कॉन्जुगेट होगा, सही है। तो इतनी बात तो भाई हमें समझ आ गई। ये सारी चीज़ें यहाँ तक हमने जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये सारी हम ग्रेड 9 तक पढ़ते हुए आए हैं, सही है। अब आगे ग्रेड 10 के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई? ग्रेड 10 में जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो इसी से रिलेटेड है कि भाई विदाउट सॉल्विंग दिस इक्वेशन, विदाउट अप्लाइंग दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इतना भयानक सा, जिसको देख के ग्रेड 9 के बच्चों की नींदें उड़ जाया करती थी, अब वो मैट्रिक के अंदर आ गए तो दोबारा वो इस चीज़ को देख के यही सोच रहे होंगे सर हमें दोबारा ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हमें पूरा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है ना। तो जो मैं बात कर रहा था, जो स्टेटमेंट दे रहा था, उसी को मैं कंप्लीट करता हूँ। क्या कह रहे हैं हमें कि अब हमें जो है इसके रूट्स निकालने हैं, है ना। हमें अगर इसके रूट्स पता लगाने के इसके रूट्स की नेचर क्या है, आइदर दे आर रियल और दे आर कॉम्प्लेक्स, तो हमें ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, हमें इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या करनी है? जान छुड़ानी है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो हमारे रूट्स हैं वो उनकी नेचर क्या होगी? तो भाई इसका बहुत ही सिंपल सा हल है, ठीक है। वो सिंपल सा हल क्या है कि ये जो रूट्स आएंगे ना इसके, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 एक है ना, ये जो वैल्यू लेकर आएगा इसकी नेचर सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। और वो पोर्शन, वो फैक्टर, वो पीस, वो हिस्सा, वो टर्म, वो क्या है भाई? वो टर्म हमारे पास है ये जो रूट के अंदर जो बैठी हुई है ना, रूट के अंदर क्या बैठा हुआ है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सारी की सारी चीज़ें इस एक बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करती हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर ये सपोज करें बराबर आ जाता है, ठीक है, 2 के बराबर आ गया सपोज कर लिया हमने, है ना, तो मुझे पता है अंडर रूट के अंदर सिर्फ 2 होगा, है ना। ये पूरी वैल्यू अगर 2 के बराबर आ गई, कोई हमें इक्वेशन दे दी जिसके हमें रूट्स निकालने थे, ठीक है, और उससे हमने सॉल्व किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 2 के बराबर आ गई, तो रूट के अंदर 2 बचेगा, है ना, और स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये मुझे बताइए रियल है कि कॉम्प्लेक्स है? सर ये तो रियल वैल्यू है। अगर ये चीज़ रियल है मतलब हमारा जो एंड के अंदर सॉल्यूशन आने वाला है स्टूडेंट्स, वो भी कैसा होगा? वो भी रियल इन नेचर होगा, सही है। अच्छा सर इमेजिनरी कब होगा? भाई अगर यही वैल्यू जो हमारे पास 2 आई है, अगर ये माइनस का 2 आ जाती तो भाई अंडर रूट के अंदर -2 होता। और हमने क्लास 9 के पहले ही चैप्टर के अंदर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ रहे थे तभी हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि जब भी ऐसा होता है कि अंडर रूट में माइनस की साइन कहीं से भी प्रकट हो जाती है, आ जाती है, ठीक है, ज़ाहिर हो जाती है, जलवा अफरोज़ हो जाती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो किस चीज़ को लीड करता है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर को लीड करता है। वहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पैदाइश होती है, वहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शुरुआत होती है। कब? जब रूट के अंदर क्या आ जाए? माइनस की साइन आ जाए, है ना। यहाँ पे -2 आ जाएगा रूट के अंदर,
तो जाहिर है इसको हम क्या लिखेंगे, √2 आयोटा, या फिर कोई इसको लिखते होंगे आयोटा √2। तो बात क्लियर हो रही है यहाँ तक, है ना। हमारे पास ये जो b² - 4ac ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये इन दोनों को सेपरेट करके बता रहा है। ये बता सकता है कि भाई आपके जो आंसर आने वाले हैं वो कैसे होंगे, आइदर वो रियल होंगे या फिर वो कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास जो b² - 4ac है ना, अब देखो ये बार बार ये b² - 4ac बोलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, ज़ुबान को ज़्यादा हरकत देनी पड़ रही है। तो इसको हमने एक नाम दिया है, इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है डिस्क्रिमिनेंट। इसको हमने क्या नाम दिया है भाई, डिस्क्रिमिनेंट। सही है भाई। ये डिस्क्रिमिनेंट क्यों हमने नाम दिया, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अलग अलग करता है, पहचान करवाता है। ये हमारी किससे पहचान करवा रहा है, रूट से पहचान करवा रहा है, एक्स की वैल्यूज़ के साथ पहचान करवा रहा है कि भाई जिस एक्स से आप मिलने जा रहे हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके, वो एक्स की वैल्यूज़ कैसी होंगी, वो रियल होंगी या फिर वो कॉम्प्लेक्स होंगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। सर ये डिस्क्रिमिनेंट भी बहुत मुश्किल लग रहा है बोलने में, तो क्यों ना इसको और छोटा करते हैं ना। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स अगर हम पढ़ते तो हम थोड़े आलसी हो जाते हैं, थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं, है ना। चीज़ों को मज़ीद हम छोटा करने की कोशिश करते हैं जितना चीज़ें आसान हो जाए। तो इसी डिस्क्रिमिनेंट को हम डेल्टा के साइन से शो करते हैं। किससे शो करते हैं भाई, डेल्टा से, ठीक है। और ये डेल्टा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है b² - 4ac के। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। इस फॉर्मूला से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो नेचर है रूट्स की वो कैसी होने वाली है, सही है। अब इसके हमारे पास कुछ केसेस होंगे सर। कौन से केसेस होंगे भाई, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है डेल्टा है, बेसिकली मैं डेल्टा बोलूँगा, है ना। ये डेल्टा हो सकता है हमारे पास कभी <0 आ जाए। <0 का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूँ नेगेटिव, है ना, माइनस वाली वैल्यूज़, क्योंकि 0 से छोटी होंगी। 0 से छोटे कौन से नंबर्स होते हैं हमारे पास भाई, -1 हो सकता है, -2 -3 -4, इस तरह के नंबर्स जितने भी आ रहे हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, 0 से छोटे होते हैं। तो हमने कहा अगर हमारे पास ये जो डेल्टा है ये 0 से छोटा आ रहा है तो ये हमारे पास केस 1 में इसको लिख दूँ, ये मेरे पास है केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या किया हमने डेल्टा को सॉल्व किया, b² - 4ac को सॉल्व किया, और भाई हमारे पास बूम क्या हो गया, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, जो आंसर आ रहा है वो 0 से छोटा आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो हम फ़ौरन से पहचान जाएंगे कि अगर वो नेगेटिव है ना, तो रूट के अंदर बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी। और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाए तो रूट्स हमारे पास कैसे होते हैं, हमारे पास रूट्स इमेजिनरी होते हैं, है ना। रूट्स हमारे कैसे होंगे फिर, इमेजिनरी होंगे। अच्छा, इमेजिनरी के साथ साथ आप एक और वर्ड यहाँ पे लिखते हो, इमेजिनरी एंड अनईक्वल। इस अनईक्वल को थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं भाई, ये अनईक्वल का मतलब क्या है। इसके लिए हम आते हैं डायरेक्ट केस नंबर 2 पे, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि डेल्टा जो है वो 0 से छोटा है। अच्छा, अगर डेल्टा 0 से बढ़ जाए तो, बढ़ जाने का मतलब हमारे पास क्या होगा कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 0 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ होती है वो कैसी होती हैं, वो पॉजिटिव होती हैं सर। तो अगर हमारे पास डेल्टा 0 से ग्रेटर हो जाए तो ये पॉजिटिव है, मतलब अब जो रूट्स आने वाले हैं वो इमेजिनरी नहीं होंगे, रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, तो इमेजिनरी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अगर इमेजिनरी नहीं होंगे तो क्या होंगे सर, वो रियल होंगे, है ना। वो कैसे होंगे भाई, रियल होने वाले हैं। तो रियल के साथ भी हम क्या लिखते हैं, रियल एंड अनईक्वल। तो वो रियल भी होंगे और साथ ही साथ अनईक्वल भी होंगे, ठीक है। अब सर ये अनईक्वल वाला बता दें, अनईक्वल आप बार बार क्यों लिख रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं अनईक्वल हमें। तो भाई आपको याद होगा जब आप क्लास 9 के अंदर इन इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो कभी ऐसा होता था कि ये जो रूट वाली वैल्यू है ना ये 0 हो जाती थी, और 0 हो जाने के बाद ये प्लस माइनस क्या हो जाता था, हट जाता था, मतलब -b/2a, है ना। ए की आंसर आ रहा होता था, और उस आंसर को आपका टीचर जो है वो जोर दे के बार बार कहता था, बेटा इस आंसर को एक बार नहीं, इस आंसर को 2 बार लिखना है आपने, है ना। सॉल्यूशन सेट बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आएगा 2, या अगर माइनस का 2 आ रहा है तो -2, -2 आपने 2 बार रिपीट करना है। तो जब आप रिपीट कर रहे हो मतलब यहाँ पे रूट्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए,
एक दूसरे के रूट क्या है, बराबर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हमारे पास ये ज़ीरो नहीं होगा, मतलब ज़ीरो से अगर ग्रेटर हो गया, तो हमारे पास रियल तो होंगे लेकिन रूट्स की वैल्यूज़ अलग अलग होंगी, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, है ना, तो मतलब अनइक्वल हो गए। इसी तरीके से अगर ज़ीरो से छोटे हो गए, मतलब नेगेटिव हो गए, तब भी हमारे पास वैल्यूज़ कैसी आएंगी, अनइक्वल आएंगी। एक अगर पॉजिटिव आ रही है तो दूसरी नेगेटिव हो जाएगी, सही है। अच्छा सर, अगर ज़ीरो के बराबर आ गई तो क्या होगा, है ना, हम कहते हैं कि ज़ीरो के बराबर आ रही है, मतलब ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है ना, ये बिल्कुल हट गया, तो ज़ीरो के बराबर आ गया भाई डेल्टा हमारा। तो डेल्टा अगर ज़ीरो के बराबर आ रहा है तो हमारे पास नो डाउट रूट्स तो रियल होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अब वो अनइक्वल नहीं है, बल्कि वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, रिपीट कर जाएंगे भाई, वो रूट्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपीट करेंगे, कुछ इस तरीके से। बात समझ आ रही है यहाँ तक? ये हमारे पास कौन सा केस था, ये हमारे पास था केस नंबर 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई केस नंबर 3 है ये हमारा। अच्छा, मैंने तो 4 केस बोले थे, यहाँ पे तो 3 हुए हैं सर, तीनों चीज़ें तो हो गई, ग्रेटर देन भी हो गया, लेस देन भी हो गया, इक्वल्स टू भी हो गया, तो चौथा केस क्या है भाई? ये चौथा केस पता नहीं ज़बरदस्ती इन्होंने जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन चले हैं तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। चौथा केस है ना, चौथा केस हमारे पास बहुत छोटा केस है, ठीक है। ये क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा ये ग्रेटर देन तो ज़ीरो हो ही, है ना, ग्रेटर देन ज़ीरो हो ही, लेकिन साथ ही साथ ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सर ये परफेक्ट स्क्वायर तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन आज तक समझ में नहीं है परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। तो एक परफेक्ट स्क्वायर वो वैल्यू होती है जिसका रूट पॉसिबल हो, ठीक है, जिसका रूट एक रैशनल नंबर आए, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 36 का रूट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग झट से बता दोगे सर 6 होता है ना। 25, तो 25 का रूट आप झट से बताओगे सर 25 का रूट होता है 5, सही है। तो ये 25 हो गया, ये 36 हो गया, ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स है बच्चे, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं, सही है। तो जब भी हमारे पास रूट्स जो हैं, ठीक है, मतलब जो इनका डिस्क्रिमिनेंट है, अगर वो ज़ीरो के बड़ा हो, मतलब वो पॉजिटिव हो, और साथ ही साथ वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, मतलब 4, 9, 25, 16, 36, 144, 121, तो ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो अगर कभी ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास रूट्स रियल होंगे, ठीक है, रियल बल्कि ना लिखो अभी, सही, अनइक्वल लिख लेते पहले, तो वो अनइक्वल होंगे, और साथ ही साथ वो कैसे होंगे भाई, वो रैशनल होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे, रैशनल होंगे। रैशनल क्यों होंगे सर? क्योंकि रूट जो है वो यहाँ पे हट जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर्स का रूट पॉसिबल होता है, सही है। अच्छा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, तो भाई 5वां केस बन जाएगा, लेकिन मैं 5वां केस बना के आप लोगों पे जुल्म नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो रहा कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, तो ऐसे केस के अंदर हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, इररेशनल है। देखिए अनइक्वल तो तब भी होगा, है ना, अनइक्वल वो तब भी होगा, लेकिन वो क्या होगा, साथ ही साथ इररेशनल होगा, सही है। ये रैशनल और इररेशनल किस पे डिपेंड कर रहा है, परफेक्ट स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर तो रैशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो इररेशनल, सही है। यहाँ तक बात अगर सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी हो, तो इस जल्दी से इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है, और इसका एक्सरसाइज 20.1 से इसका क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखते हैं, सही है, ताकि चीज़ें मज़ीद बेहतर हमें समझ में आए कि यहाँ पे क्या रहा है भाई। तो एक्सरसाइज 20.1, स्टूडेंट्स आपके पास बुक्स ओपन होंगी, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स हमसे कह रहा है, यूज़ डिस्क्रिमिनेंट टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सही है। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट को अप्लाई करके नेचर फाइंड आउट करनी है, किसकी, रूट्स की, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। तो इसका पहला बहुत ही बच्चों वाला, बहुत ही छोटे छोटे बेबीज वाला क्वेश्चन है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, सही है स्टूडेंट्स। इसको अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ कंपेयर करो, विच इज़ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो मुझे बताइएगा मेरे पास a की जगह क्या वैल्यू गिवन है कंपेयर करके, है ना।
कंपेयर करेंगे तो भाई हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या होगी सर, जो x के साथ लिखी हुई है वो b की वैल्यू है विच इज़ 5। सर c क्या होगा सर, जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा, तो क्या कांस्टेंट 6 है, नहीं भाई कांस्टेंट तो -6 है, साइन के साथ लिखनी है सारी वैल्यूज़, ठीक हो गया। तो हमने a b और c ये 3 वैल्यूज़ तो बता दी। अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करना है। डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा ये बराबर होता है b² माइनस 4ac के, ठीक है। अब b² का मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5² माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स c, और c की वैल्यू क्या है भाई, c की वैल्यू -6, तो 5² आएगा 25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, 4 1 4, 4 6 24, तो 25 प्लस 24 सर ये तो 49 आ रहा है। अच्छा जी, अब मुझे पता है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 49 है, तो यहाँ से देखने से तो पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव तो है, सही है, मतलब ये हमारे पास ग्रेटर होगा किसके, 0 के। अब ये भी चीज़ आपने देखनी है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे 49 का रूट पॉसिबल होता है, यस सर होता है, 49 का रूट तो 7 आता है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर भी है ना, ये 0 के साथ साथ क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, मैं PS लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है और 0 से भी ग्रेटर है तो इसकी नेचर क्या हो जाएगी सर, इसकी नेचर हो जाएगी रैशनल एंड अनइक्वल, है ना, यही इसकी नेचर होने वाली है, ठीक हो गया। आई गेस ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, सबको समझ आया होगा। तो इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं यार, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इसका स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है x² = 6x। सर ये क्या मजाक है, बिल्कुल अजीब सी इक्वेशन दी है, तो बेटा इसको अरेंज कर लें। इसको अरेंज करेंगे, x² - 6x = 0। स्टूडेंट्स a की जगह है 1, b की जगह है -6 और c की जगह हमारे पास कुछ नहीं मतलब 0 है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे, b² - 4ac, तो b² की जगह हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स 1 टाइम्स 0, तो भाई यहाँ पे ये तो 0 हो गया और -6 का स्क्वायर आ जाता है 36, तो भाई ये हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है और परफेक्ट स्क्वायर भी आ रहा है, तो भाई ऊपर वाली लाइन जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगी, मतलब ये रैशनल भी होगा और अनइक्वल भी होगा, सही है, एंड अनइक्वल, सही हो गया यहाँ तक। अब जल्दी से सिर्फ मैं आगे एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो करवा रहा हूँ ताकि आप सबको आइडिया हो जाए कि आपने यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे नंबर 7 वाला देख लेते हैं, सही है। अच्छा, अगर किसी को कोई और इसका पार्ट करवाना हो क्वेश्चन नंबर 1 का, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मुझे बताइएगा, मैं फ़ौरन उसकी वीडियो झट से बना के पढ़ से अपलोड करके आपको उसकी गाइडेंस दे दूँ, सही है। तो फिलहाल ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लेंथी हो चुकी है ड्यू टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ होल टॉपिक, तो इसलिए मैं चाह नहीं रहा कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूँ, ठीक है। और है भी बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है ना, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है इसका। तो नंबर 7 को देखते हैं, 3x² + 6 = 5x। सो ये 5x से वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब 3x² - 5x + 6 = 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे बताएं a की जगह क्या है, बिल्कुल करेक्ट, मुझे आपकी आवाज़ सुनी आ रही है लेकिन मुझे पता है आपने 3 बोला है। b की वैल्यू क्या है, शाबाश वेरी गुड, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही लेकिन मैं जानता हूँ आप लोगों ने -5 ही बोला है। और c की वैल्यू हमारे पास है +6। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा अप्लाई करेंगे, डेल्टा बराबर हो जाएगा b² - 4ac, इसका फॉर्मूला है, मतलब b² की जगह लिखेंगे -5 होल स्क्वायर -4 टाइम्स a की जगह 3 और c की जगह आ जाएगा 6, तो भाई -5 का स्क्वायर 25 और ये हमारे पास हो जाएगा 4 3 = 12 और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो भाई आता है 72, है ना। 25 - 72 कर लें, है ना, 70 में से 20 निकालोगे तो यार 50 बचेंगे और 50 में से आपने 5 और निकाल दिए तो ये आपके पास हो गया 45 और 45 और ये तो उसमें ऐड कर दो यार 47 हो गए, मतलब माइनस का 47 आ रहा है। अब माइनस वाली वैल्यू आ रही है ना, मतलब डेल्टा आपके पास कैसा हो गया, <0 हो गया, तो नेचर क्या हो गया, इमेजनरी एंड अनइक्वल, सही है भाई, मैं शॉर्ट फॉर्म से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक हो गया।
तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होने वाले हैं स्टूडेंट्स ये वाले, ठीक है। और आगे पूरी एक्सरसाइज के अंदर भी इसी तरीके से काम होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो आपके पास फॉरवर्ड कर दूंगा, है ना, अपलोड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।